हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर क्लास 9th। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन फिजिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोर्स। फोर्स होता क्या है? बेसिकली जो फोर्स है इट इज़ पुश या फिर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकता है जिस पर आप पुश या पुल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इफेक्ट इज रेफर्ड टू एज अ फोर्स। ओके, किसी चीज को धक्का देना उसको पुश कहते हैं, किसी चीज को खींचना उसको पुल कहते हैं। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं या उस पर धक्का अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज अ फोर्स। और फोर्स जो होता है इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट जिसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज और, फोर्स आप देख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज्ड और एक्सपीरियंस्ड। इसको आप जज या एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, आप धक्का मारोगे तो वो फोर्स उस बॉडी को मूव कर सकती है। कोई मूविंग बॉडी है उसको आप स्टॉप करा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल चला रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप पैडल में लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड पकड़ेगी। यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो बॉल होती है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स थ्रू द बैट। Force can change the shape and size of the body. You can see here there is a dough. ठीक है, इससे आप रोटी बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, तो you can change the shape and size of the body by applying the force. So these are the effects of force. You need to understand it very well. Okay, now comes balanced and unbalanced forces. These are the types of forces. Okay, these are types of forces. दो तरीके के forces होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? यदि ध्यान से समझना, जो यहां पर ये डायग्राम है इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लेट मी चेंज द कलर। दिस इज एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है। आप लेफ्ट हैंड साइड से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से आपका फ्रेंड फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज आप जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स डेट इज F1, आपका जो फ्रेंड अप्लाई कर रहा है वो खींच रहा है F2। यहाँ से आप भी खींच रहे हो, वहाँ से ये भी खींच रहा है। तो बेसिकली है क्या, दोनों फोर्स यदि बराबर है, आपका फ्रेंड और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इफ दे आर इक्वल, तब हम उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। उस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। यदि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं होता। यदि हो सकता है आपने जो फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज्यादा है देन द फोर्स अप्लाइड बाय योर फ्रेंड, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यदि आप जो फोर्स लगाओगे वो अपने फ्रेंड्स के फोर्स से ज्यादा लगा रहे हो, F1 इज ग्रेटर देन F2, देन इट इज रेफर्ड टू एज अनबैलेंस्ड फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 के बराबर नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स। इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करेगा। यदि वो रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। Okay, now comes the very interesting concept that is Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. ध्यान से समझना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन क्यों बोला? बिकॉज सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन सजेस्ट किए थे इन मैकेनिक्स, और इसी को हम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। ओके, तो जो मैकेनिक्स है, जब हम न्यूटन के मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। न्यूटन की मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है।
ओके, इन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए, 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन दिए। ओके, इन्हीं को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। 3 लॉज दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक एक करके हम सारे लॉज को डिस्कस करते। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आने वाला है, एंड इट इज़ वेरी वेरी फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। ओके, नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ध्यान से समझना। इसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or in a uniform motion along a straight path until unless an external force is applied। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया गया हो। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो रोकने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। यदि कोई बॉडी जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। ओके, इसको समझने के लिए आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा, इनर्शिया। ओके, let me just make it a call here in next page ताकि आपको इनर्शिया समझ में आ जाए। ओके, इसको समझने के लिए आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा। इनर्शिया क्या होता है? ओके, इनर्शिया ध्यान से समझना। द फोर्स ड्यू टू विच चेंज इन state of motion or rest occurs is called inertia। इसका मतलब वो फोर्स जिसके कारण वो बॉडी जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट चेंज करती है, रेस्ट से मोशन में आएगा, मोशन से रेस्ट में आएगा, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं अनविलिंगनेस या इनएबिलिटी of an object to change its state of rest or motion। इसको भी हम इनर्शिया कह सकते हैं। मतलब वो बॉडी जो है यदि वो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पर ही रहे, और यदि उसका स्टेट ऑफ मोशन है तो वो चाहेगा कि वो मोशन में रहे। तो उसकी अनविलिंगनेस, इनएबिलिटी मतलब चेंज नहीं करना चाह रहा, उसे हम इनर्शिया कह रहे हैं। बट हो जा रहा है दैट फोर्स, दिस इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इनर्शिया जो होता है इट इज मेजर्ड बाय मास। मतलब
जो इनर्शिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। यदि मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा या उसकी अनविलिंगनेस ज़्यादा, और यदि मास कम तो इनर्शिया कम, तो उसकी फोर्स कम, अनविलिंगनेस या इनएबिलिटी भी कम। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका क्या होगा, मोर इनर्शिया होगा देन लाइटर वन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इनर्शिया के भी 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब वो टेंडेंसी जिसके द्वारा वो अपोज करेगा कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में आए, उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। जब एक बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, एक रुकी हुई बस है, एकदम से आगे बढ़ना स्टार्ट करे तो पैसेंजर पीछे फॉल करते हैं। जबकि बस आगे जा रही है, स्टेट ऑफ जो पोजीशन है वो आगे है, पैसेंजर पीछे जा रहे हैं, दैट इज इनर्शिया। जब आप किसी कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हो तो उसके डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज जो कारपेट है उसमें डस्ट पार्टिकल्स अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब आप स्टिक से इसको बीट करोगे तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को अपोज करेंगे, तो वो मोशन में आएंगे जिसके द्वारा डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक इसी तरीके से एक ट्री है, ट्री को जब आप सेक करोगे तो उसकी कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। क्यों होता है? बिकॉज जो पत्तियां हैं वो रेस्ट की स्टेट में हैं। जब आप उसको वाइग्रेसली शेक करते हो तो आप उसके रेस्ट के पोजीशन को अपोज कर रहे हो, जिसके द्वारा वो मोशन में आता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यदि बस मोशन में है, एकदम से वो ब्रेक लगाए, स्टॉप होए, तो पैसेंजर आगे की तरफ फॉल करते हैं। So these are the example of inertia of motion, application of inertia of motion, you can say that. Inertia of direction, change in direction को अपोज करना। जब फास्ट मूविंग बस एक कर्व रोड की तरफ जाती है तो पैसेंजर जो होते हैं अपने सेंटर से लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। ओके, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, जो मोमेंटम है उसको पढ़ने से पहले जो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, इसी को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज न्यूटन ने आइडियाज ऑफ गैलीलियो पढ़े थे रिगार्डिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इनर्शिया इसलिए बिकॉज इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास विच इज वेरी फंडामेंटल टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम समझना है। मोमेंटम का मतलब होता है इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल लो, बॉडी बोल लो, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, क्षमता बोल सकते हो। और अगर हम मैथमेटिकली इसको डिस्कस करें, मैथमेटिकली, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। ओके, मोमेंटम जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो यदि मोमेंटम को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूं, p के ऊपर जो है इस तरीके से वेक्टर लगा दूं, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। दिस इज वेक्टर नोटेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसकी SI यूनिट के बारे में बात करता हूं, सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट जो होती है, मास की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं, तो इसके SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, अगर मैं यहां पर लेट मी ऐड अनदर पेज, अगर मैं आपको यहां पर ये बोलूं क्वेश्चन के रूप में, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो यदि बॉडी रेस्ट में है तो उसकी जो स्पीड होगी वो जीरो होगी, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास चाहे जितना भी हो, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स, जब आप मोमेंटम समझ गए तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझ लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ओके क्यों है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, इज proportional to the applied external force and takes place in the direction in which external force acts। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है क्या? इसका मतलब है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आपने उस पर फोर्स अप्लाइड किया, और जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वो मोमेंटम गेन करेगा। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यदि मैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिखूं तो यह लिखना भी गलत नहीं होगा। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट लग जाता है तो डिनोमिनेटर में हम टाइम टी लगा देते हैं, तो ये इसका क्या हुआ, एक तरीके का रिलेशन समझ सकते हो। अब इसी के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किस तरीके से हम जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ बराबर एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला जो है इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। इसको हम एक्सप्रेस करना सीखेंगे, किस तरीके से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर कोई बॉडी है, लेट अस कंसीडर एक बॉडी है जिसका जो मास है मान लो वो m है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ उसने एक्सेलरेशन गेन किया है, एक्सेलरेशन a, टाइम उसने t लगाया है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो उसने अचीव करी है आफ्टर सम टाइम दैट इज v। ओके, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करता हूँ, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? एक होगा फाइनल मोमेंटम और एक होगा इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही चेंज कहलाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है तो mv। तो इसको मैं P2 कह सकता हूं। और हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे जो कि u है, ये देखो u है, तो ये हो जाएगा mu। तो इसको मैं P1 कह सकता हूं mu। अब चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात हो रही है, यहां पर ध्यान से देखो, ये रिलेशन जो है चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात हो रही है। तो फाइनल मोमेंटम में कितना है? P2 माइनस P1, यानी कि mv माइनस mu। और ये उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा चेंज इन मोमेंटम। लेट मी जस्ट इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर देखो ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम जो होगा उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उसके जगह मैं लिख सकता हूँ mv माइनस mu, और नीचे टाइम है तो टाइम t। क्या मैं इसमें से मास m कॉमन ले सकता हूं?
v माइनस यू अपॉन टी ऐसे ही है। अब ध्यान से समझना, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो इसमें से मैं एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी, तो ये वही वैल्यू है यहाँ पर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा विद इक्वल साइन। उस कांस्टेंट को मैंने k बोल दिया। दिस k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जिसकी वैल्यू इफ k इज इक्वल टू 1 लूंगा तो f की वैल्यू ma आ गई, विच इज कंसिडर्ड एज द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूं, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करता हूं, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट के बारे में बात करता हूं, तो F बराबर जो ma है, मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस करोगे। इसको हम डाइन भी बोलते हैं, dyn। तो 1 जो डाइन होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। और इन दोनों में रिलेशन यदि आप देखो, जो कि आपको याद रखना है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम को यदि आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम होता है, और मीटर को यदि सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर होता है। और इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁵ आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ कम्स, अब हम यहां से ध्यान से समझिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ भी निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ भी निकाल सकते हैं। सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को निकाल सकते हैं। कैसे? F इक्वल ma है, F इक्वल m, a की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी है, या हम इसको f की t से मल्टीप्लाई कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो mv माइनस mu। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि फोर्स यदि 0 है तो v और u बराबर होगा फॉर वैल्यू ऑफ टाइम। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, मोशन है तो मोशन पे रहेगा, अनटिल अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके बेसिस पे। ओके, अ कार of mass 1000 kilogram is moving with a velocity of 72 kilometer per hour. Find its momentum. इसका मोमेंटम बताना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पे मास गिवन है, दैट इज 1000 किलोग्राम। वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करोगे। तो ये मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को यदि आपको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 18/5, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाए। तो 18 4 जो 72 होता है, 5 4 जो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई। मोमेंटम बताना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो 1000 किलोग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज योर मोमेंटम। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ओके, नाउ
comes the very important concept that is impulse. जिस तरीके से हमने मोमेंटम समझा उस तरीके से हम इम्पल्स को भी समझेंगे. इम्पल्स क्या है? टोटल इम्पैक्ट ऑन फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स. मतलब कितना चेंज इन मोमेंटम है ऑब्जेक्ट के बीच में. चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, उसको हम इम्पल्स कहते हैं. मतलब जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो गया एक तरीके से. ओके, फाइनल मोमेंटम mv होता है, इनिशियल मोमेंटम mu होता है. और यदि आप ऊपर वाला रिलेशन को देखो, ft इज इक्वल टू mv माइनस mu है, तो यही तो इम्पल्स है, यही तो इम्पल्स है. तो इम्पल्स को आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम. एफ और टी की भी तो मल्टीप्लाई हो रही, दैट इज इम्पल्स. और इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी? तो जब एफ इंटू टी है, फोर्स की न्यूटन है, टाइम की सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट है. या फिर अगर आप इधर से भी यूनिट कंपेयर करो तो मास इंटू वेलोसिटी, मास जो है किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो दोनों इसकी यूनिट है. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ कम्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते हैं. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल और बहुत इजी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना. ये क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब यदि जो भी आप एक्शन प्रोवाइड करोगे ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसमें अपोजिट रिएक्शन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप लेट सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट यहां से इस साइड के लिए मूव कर जाए. तो दिस इज योर एक्शन. बदले में आपको यहां पे बैकवर्ड फोर्स भी मिलेगा, दैट इज रेफर टू एज अ रिएक्शन. तो एक्शन और जो रिएक्शन होगा, जो फोर्सेस होंगी, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होंगी, बराबर होंगे. 5 न्यूटन आपने लगाया तो 5 न्यूटन पीछे भी का रिएक्शन भी मिलेगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. आप फॉरवर्ड लगा रहे हो फोर्स, आपको यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है. लेट मी एड द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, जहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि कहाँ पे हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं. ओके, इन अ वेरी शॉर्ट डिटेल मैं आपको समझाता हूँ. कोलिजन ऑफ दो पर्सन आपस में टकराएंगे, उसको कोलिजन बोलते हैं. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं तो उन दोनों को हर्ट होता है, बिकॉज उन्होंने एक दूसरे को फोर्स लगाया है, एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन. वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, जब पर्सन जो है आगे की तरफ चलने की कोशिश करता है, दिस इज एक्शन, तो वो धरती को पीछे धकेल रहा है, डेट इज रिएक्शन. रिकॉइल ऑफ गन, जब एक गन जो होती है उससे बुलेट फायर करते हैं तो गन का झटका पीछे लगता है, तो बुलेट अगर आगे जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज योर एक्शन, और आपको जो गन है वो पीछे झटका देता है, डेट इज रेफर टू एज अ रिकॉइल, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन. जब बोट है, प्रोपोल्सन ऑफ बोट, जब बोट जो है वो आगे चलती है तो पीछे पानी का बहाव छोड़ती है, डेट इज रेफर टू एज अ एक्शन रिएक्शन. ऐसे रॉकेट प्रोपोल्सन है, रॉकेट यदि ऊपर जा रहा है, दिस इज योर एक्शन, वो नीचे प्रोड्यूस करती है हॉट गैस वगैरह जो छोड़ती है नोजल से, दैट इज योर रिएक्शन. आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा. नाउ कम्स the very important concept, that is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum जो है, it is a result of न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये आप एमसीक्यू के लिए भी याद रखोगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही ये एक आउटकम है, रिजल्ट. According to this law,
द टोटल मोमेंटम of a system of objects remain conserved before and after their collision, provided that there is no external unbalanced force acting on it. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, जिसके द्वारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फुलफिल होगा। इसको इस तरीके से समझो आप, हमारे पास लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये नॉर्मल अपनी स्पीड से चल रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। ये है बिफोर कोलिजन का केस, जब ये टकराए नहीं। अब ये आपस में कुछ टाइम बाद टकरा गए, मान लो ये मास m1 था, ये मास m2 है, ये आपस में टकरा गए, दिस इज कोलिजन। और टकराने के बाद ये फिर अलग अलग हो गए, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2। तो ये अपनी अपनी डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ चलने लग गए, तो दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन में कैसे समझ सकते हैं हम? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम यहां पर बिफोर कोलिजन के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले केस हम बिफोर कोलिजन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा बिफोर कोलिजन का? तो मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2 जो ऑब्जेक्ट होगा। तो मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी m1 और इसकी वेलोसिटी u1 है, और मोमेंटम ऑफ m2 कितना है? m2 और इसकी वेलोसिटी u2 है। तो ये इसका बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम है। अगर आफ्टर कोलिजन के बारे में बात करते हैं तो इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा? इसको हम फाइनल टोटल मोमेंटम बोल सकते हैं, इसको हम इनिशियल टोटल मोमेंटम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है और यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। तो इसमें मोमेंटम ऑफ जो मास m1 है प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2 है वो इन्वॉल्व होगा। तो ये m1 v1 होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है और सेकंड वाले का v2 है, तो m2 v2 होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों इक्वल होंगे, जो ये है और ये है ये आपस में इक्वल होंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वल होगा। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सम अदर रिसोर्सेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया? मैंने अभी आपको इनर्शिया का वो बताया, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है, जिसका मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। स्टोन है, रबर बॉल है, सेम साइज है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है? रबर जो स्टोन है वो ज़्यादा भारी होगा, तो स्टोन। बाईसाइकिल ट्रेन, ट्रेन भारी होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का ज़्यादा भारी होगा बिकॉज उसका मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो 5 रुपीज़ कॉइन। जब कारपेट को हम बीट करते हैं विद स्टिक, डस्ट उससे बाहर आती है, ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। बिकॉज जो कारपेट है वो रेस्ट की स्टेट पर है, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी रेस्ट की स्टेट पर है। जब आप उस पर स्टिक से बीट करोगे ड्यू टू इनर्शिया इट अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एप्लीकेशन बताया है कि जब हम लगेज को बस की रूफ में टाई करते हैं विद अ रोप, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो लगेज इधर उधर ना गिरे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एज वेल।
इनर्शिया ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व है इसमें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें, ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें. नाउ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं बिकॉज थ्योरी वी हैव कवर्ड इन डिटेल्स. ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल. उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. वो हिल जो है रोल डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. डिस्टेंस कितना बोला उसने, एस से डिनोट करते हैं 400 मीटर. टाइम कितना लगाया उसने उसको कवर करने में, 20 सेकेंड्स. पहले पार्ट में वो बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है. तो ये तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, हमको ये रिलेशन पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं. बट उसने एक कंडीशन ये भी दे रखी है, फोर्स भी हमें बताना है, एफ बताना है. यदि उस ट्रक का जो मास है वो है 7 टन, और 7 टन, 1 टन होता है 1000 किलो के बराबर, तो ये हो जाएगा 7000 किलो के बराबर उसका ट्रक का वेट है. ओके, नाउ हम यहाँ पर जो रिलेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम यूज करेंगे. तो s इज इक्वल टू, एस की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, s की वैल्यू 400, u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 20, हाफ इंटू a निकालना है. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, तो a कैलकुलेट करना है. t स्क्वायर, t दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर, तो 400 इज इक्वल टू 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा. 20 का स्क्वायर 400 होता है. 400 इज इक्वल टू 0 में कुछ चीज़ ऐड करोगे तो ऐड वाली क्वांटिटी आएगी. 400 से 400 कटा तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. फोर्स निकालना है, तो फोर्स F बराबर क्या पढ़ा आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना दे रखा है 7000 किलो, तो 7000 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन बोल सकते हो, या 14000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो. दिस इज योर आंसर. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं. एक स्टोन है जिसका साइज दे रखा है 1 किलोग्राम, तो मास दे रखा है 1 किलोग्राम. ओके, इस थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. पहले स्टोन है जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में वो रेस्ट पर आ रहा है, तो उसकी जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड. तो u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी जब वो रेस्ट पर आ रहा है तो v की वैल्यू होगी 0. क्यों, सिंस स्टोन अटेन्स द पोजिशन एट रेस्ट. ओके, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 50 मीटर, s की वैल्यू 50 मीटर. तो हमें यहाँ पे बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F बताना है. तो F बराबर ma होता है. मास आपको नोन है, ये दे रखा है. एक्सेलरेशन नहीं पता, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप, देखो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं. u दे रखा है, v दे रखा है, s दे रखा है. तो एक्सेलरेशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as है. तो ध्यान से देखो, v है, u है, s है, तो ये वाला यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए t वाला कंपोनेंट ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अगर हम a की वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s कर लेंगे. तो v 0 का स्क्वायर, u 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 400 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा माइनस 400 अपॉन 100. तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. नेगेटिव साइन का मतलब ही रिटार्डेशन होता है. अब फोर्स बताना है हमको, तो फोर्स कितना होता है ma.
तो मास कितना दे रखा है आपको ऊपर 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -4 न्यूटन आंसर। माइनस का मतलब फ्रिक्शन है, अपोज कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिटार्डेशन, रोकने के काम कर रहा है, इसलिए माइनस में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, एट 8,000 किलोग्राम इंजन है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2,000 किलोग्राम। मतलब एक ट्रेन, पहले तो एक इंजन है जिसका मास दे रखा है 8,000 किलोग्राम और उसके पीछे वैगन लगे हुए ट्रेन के 5 वैगन, डब्बे जो होते हैं 5 डब्बे, 2,000 किलोग्राम का एक डब्बा है, 2,000 किलोग्राम 2,000 किलोग्राम 2,000 किलोग्राम। ओके, उसने ये बोला यदि इंजन एक्सल्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। भाई इंजन जो है वो आगे जाएगा, जो ट्रैक है जिस पटरी पर ये चल रहे हैं वो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं 5,000 न्यूटन का। कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम नेट एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन फोर्स जो है, नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा, दिस इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो फोर्स जो इंजन ने एक्सर्ट किया वो ज्यादा होगा देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स जो इंजन ने लगाया है वो 40,000 न्यूटन है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 5,000 न्यूटन है, तो दोनों को माइनस कर दो, 35,000 न्यूटन इज योर आंसर। दिस इज नेट एक्सेलरेशन फोर्स। सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बताना है हमें, क्या एक्सेलरेशन है, तो F बराबर ma होता है, एक्सेलरेशन बताना है तो F अपॉन m हो जाएगा। अब फोर्स आपको पता है 35,000 न्यूटन और मास ऑफ ट्रेन कितना है, तो ट्रेन तो आपका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा ना, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ट्रेन है, ये तो इंजन है। तो 2,000 एक डब्बे का है तो 5 डब्बे हैं, तो ये उसका टोटल वजन हुआ। तो इसको सॉल्व करो, 35,000 डिवाइडेड बाई 10,000, सॉल्व करोगे 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड क्या है निकालने के लिए, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये वैगन 1 है, वैगन 2 है, वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया, तो देखो टोटल जो था माइनस जो एक्सेलरेशन है इनटू मास, यही होगा ना, तो 28,000 न्यूटन आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास दे रखा है आपको 1500 किलोग्राम। ठीक है, मास दे रखा है आपको 1500 किलोग्राम। फोर्स बताना है बिटवीन द व्हीकल और रोड। अगर व्हीकल को आप स्टॉप कर रहे हो विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.7 सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, रुकेगी गाड़ी, कुछ ना कुछ रोकने के लिए आप ब्रेक अप्लाई करोगे, तो फोर्स बताना है कितना फोर्स लगेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। You need to just multiply this, you will get -2550 न्यूटन। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको मोमेंटम बताया, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो MCQ क्वेश्चन है, तो मास इंटू वेलोसिटी, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन। 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम, 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो। इसका मास 1.5 किलोग्राम है, इसका मास भी उतना ही है। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर कोलिजन। तो इसका U1 2.5 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी U2 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बट वो स्टिक टुगेदर, मतलब उसकी ऐसा आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम अपोजिट ले रहे हैं, तो अपोजिट का मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
लेट मी जस्ट राइट इट एज 2.5 मीटर पर सेकेंड था, अपोजिट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन का केस। अब उसने ये बोला व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। जब भाई पूरा ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन है, ये दोनों जुड़ गए, मास m1 और m2 जुड़ के मास m बना दिया मान लो, तो 1.5 किलोग्राम का एक था तो दोनों कितने के हो जाएंगे 3 किलोग्राम। अब वो बोल रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पता है, वही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बराबर होता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मास तो एक हो गया और वेलोसिटी v हो गई, तो m1 की वैल्यू 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3 किलोग्राम, तो 3 इंटू वी। तो ये जो भी कंपोनेंट आएगा देखो 1.5 इंटू 2.5 ओके, प्लस माइनस जब आप इसको करोगे प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 1.5 इंटू 2.5, ये वाला कंपोनेंट तो पूरा कैंसिल होकर 0 हो रहा है। 3 इंटू वी, तो v की वैल्यू 0/3, तो v की वैल्यू 0, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास दे रखा है 200 ग्राम, किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हो आप मास को उसकी एसआई यूनिट में, ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, बट वो क्या है अपनी ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब अपोजिट, तो -5 मीटर पर सेकेंड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है हमें, तो चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर लोगे। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है। ओके, तो मैं मास कॉमन ले लूँ दोनों में क्योंकि मेरे को m यहाँ भी दिख रहा है, m यहाँ भी दिख रहा है और m सेम है, तो मास कॉमन लिया v माइनस यू, तो 0.2 v माइनस यू, -5 है v की वैल्यू, u की वैल्यू है -10, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस का 15 होगा, तो सॉल्व करो, माइनस का 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दे रखा है आपको 100 किलोग्राम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है 6 सेकेंड। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बताना है, तो भैया सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम यदि आपको बताना हुआ तो कितना है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास है 100 और इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो सॉल्व कर लो, तो ये 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ। और उसकी फाइनल मोमेंटम भी बताना हुआ तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास तो सेम है और वेलोसिटी 8 है, तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी बताना है, तो फोर्स जो होता है वो कितना होता है आपको ये पता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो कितना है 800 माइनस 500, टाइम है 6 दे रखा नीचे, सॉल्व करो 300/6 दैट इज 50 न्यूटन योर आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 100 किलोग्राम, सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया है,
दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिड. ओके, सेम क्वेश्चन को अभी हमने किया है. नाउ इस क्वेश्चन को समझते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम. तो मास दे रखा है आपको 20 ग्राम. 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 0.02 किलोग्राम होता है. क्योंकि आपको पता है 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं. तो 20 ग्राम का मतलब 20/1000. इससे ये कैंसिल हुआ तो 0.02 किलोग्राम. ओके, पिस्टल से उसको फायर किया. पिस्टल का मास दे रखा है 2 किलोग्राम. अब देखो मास ऑफ बुलेट है तो बुलेट छोटी होती है, जो गोली होती है वो छोटी होती है, इसको हम छोटा एम बोल रहे हैं. और जो गन हुई, पिस्टल हुआ, ये इसका मास ज़्यादा होगा तो इसको मैं कैपिटल एम से ट्रीट कर लेता हूँ, दैट इज 2 किलोग्राम. जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी उसने अटेन करी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गन तो भागेगी नहीं ना आगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है v जो मान लो वो 150 मीटर पर सेकेंड है. हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी है. यानी कि अगर आपके पास सपोज लेट सपोज दिस इज अ गन से बुलेट आगे जा रही है, तो जब बुलेट आगे फोर्स लगाती है, दिस इज योर एक्शन, तो गन पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, डेट इज रिएक्शन फोर्स, जिसको ही हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं. तो वो हमें बतानी है कितना उसने पीछे धक्का लगाया. ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी है. रिक्वायर्ड वेलोसिटी तो कैपिटल V बोल लेते हैं इसको. ये छोटा V है बुलेट का, और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो कैपिटल V है, वो बताना है. ऑफ गन, पिस्टल जो भी है, पिस्टल, तो ये बताना है हमें. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है आपको. तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा. तो mv इज इक्वल टू m छोटा v के बराबर होगा. बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगा देंगे. अब सॉल्व करो. कैपिटल V आपको बताना है, तो कैपिटल V बताने के लिए ये करना पड़ेगा. छोटा m की वैल्यू रखो 0.02, छोटे v की वैल्यू रखो, बड़े m की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर. दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल गन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैवी कार है जिसका कार ए है जिसका मास दे रखा है 2000 किलोग्राम. तो मास ऑफ कार ए जो है, लेट सपोज इसको m1 बोल देते हैं, 2000 किलोग्राम है. ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड. उसका कोलिजन हुआ है विद ए स्पोर्ट्स कार बी. तो मास ऑफ कार बी, तो इसका मास दे रखा है आपको 1000 किलोग्राम. और इफ बोथ कार्स स्टॉप डेडिंग ऑन कोलाइडिंग, जब दोनों आपस में कोलाइड करे तो वो रुक गए, तो व्हाट वाज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बतानी है. तो आपको पता है दोनों का मोमेंटम सेम होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. आपको यहाँ पे v2 फाइंड आउट करना है. तो v2 कैसे करोगे, m1 v1 अपनी जगह पे, m2 नीचे चला गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो m1 की, v1 की और m2 की, सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.